हेलो दोस्त, मैं अशोका सर आप सभी बच्चों को अपना यूट्यूब चैनल अशोका इंस्टीट्यूट अमारुत पर स्वागत करते हैं और मैं सभी बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश बुक ऑफ क्लास 12th फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स एंड आल्सो कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ BSEB board. So the first chapter of है ना रेनबो, सेकंड इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, it is an essay and it has been written by Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, we know about Mahatma Gandhi. He was the greatest leaders and also writers, philosophy, thinkers. You can say he was a all-rounder person. So आज हम लोग इसी चैप्टर का चर्चा करेंगे, देखेंगे। ऐसा हमने व्हाइट बोर्ड पर इस चैप्टर का समरी बनाया हूँ, आप लोग देखे भी होंगे या ना देखे होंगे तो देख भी सकते हैं। आज मैं लाइन बाय लाइन जो है से इस मैं पढ़ाऊँगा इस चैप्टर का, और जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को देखेंगे, अच्छे लगेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आते हैं, चर्चा करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन मतलब भारतीय होता है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है परंपरा, सभ्यता है। सभ्यता मतलब समझते होंगे आप सभी बच्चे। सभ्य मतलब जो हर तरह का जिसमें ज्ञान आ जाए, है ना। हम लोग जो पर डे एवरीडे जीवन में जो करते हैं, जो नियमबद्ध है अपने क्रियाकलाप को करते हैं, वही सिविलाइजेशन है, वही सभ्यता है, वही परंपरा है। जैसे आज के समय में परंपरा है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, मोबाइल का, तो आज की ये सिविलाइजेशन हुआ। एंड कल्चर का मतलब संस्कृति, वो नियम जो प्राचीन काल से आज तक आज भी मौजूद है, और आज की पीढ़ी जो है से उस बने हुए नियम के अनुसार चल रहे हैं, तो वो रूल जो है से कल्चर कहलाता है। और मैं बता दूं कि इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, ये दोनों जो है से सबसे ग्रेटेस्ट है ऑफ होल वर्ल्ड। मतलब जितनी भारत की सभ्यता स्ट्रांग है, संस्कृति पावरफुल है, मैं बता दूं कि विश्व में इतनी स्ट्रांग किसी भी देश का नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका राइटर जो है महात्मा गांधी बोलेंगे इस चैप्टर में, हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी, द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी। ओके, हम लोग कुछ इनके जीवन से रिलेटेड कोई बातें देख लें, जिससे कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब आए तो हम सब आसानी पूर्वक बना सके मेरे प्यारे बच्चों। तो महात्मा गांधी वाज बोर्न इन 1869, 2 अक्टूबर 1869, एंड ही वाज डाइड, नोट डाइड नहीं कर सकते हो, किल्ड, है ना। 30 जनवरी 1948 को डाइड हुए, किल हुए, मारे गए नाथूराम गोडसे के द्वारा, है ना। ही वाज पॉपुलरली नोन एज बापू या द फादर ऑफ द नेशन। ये लोकप्रिय हैं बापू के रूप में हुए, और इन्हें फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता भी कहते हैं। ही वाज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। वो एक राजनीतिक से अधिक स्पिरिचुअल नेता थे,
लीडर थे, है ना। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सत्याग्रह में दो चीज़ का प्रयोग किए। इनका दो वीपन्स थे, हथियार था। ट्रूथ माने सत्य और नॉन वायलेंस माने अहिंसा। इसी दो हथियार का यूज जो है ब्रिटिश रूल के खिलाफ इन्होंने किया और ये सहायक हुआ इंडिया को स्वतंत्र होने में, ये दोनों हथियार। अतः गांधी युग कहा जाता है, गांधी एज कहा जाता है 1915 से 1948। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे, है ना। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। वो पूर्ण रूप से समर्पित थे भारतीय राजनीति में, है ना। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैंटास्टिक ऑन 30 जनवरी 1948। तो पता ही है कि एक दुष्ट के हाथों के द्वारा 30 जनवरी 1948 को ये मारे गए थे। इनका एक ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ध्यान में रखेंगे, ये इनका खुद का जीवनी लिखे हैं इन्होंने, है ना, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। एंड नंबरस आर्टिकल्स, इन्होंने असंख्य जो है अनगिनत आर्टिकल्स लिखे हैं, मैगजीन्स लिखे हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है यंग इंडिया, है ना। यंग इंडिया इनका एक पत्रिका बहुत इम्पॉर्टेंट है। हरिजन भी इनका ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इम्पॉर्टेंट बात हमने इंट्रोडक्शन बताया गांधी जी से रिलेटेड, जो आपका राइटर है, इनका जीवन से रिलेटेड। तो अब हम लोग देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये चैप्टर में गांधी जी ने सबसे बिजोड़ रूप किस पर दिए हैं, क्या बताने का आखिर में प्रयास किए हैं। तो कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी टॉक्स अबाउट, गांधी बात किए हैं द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता के जो आधार है, जो आधारशिला है, स्तंभ है, इसके ऊपर बात किए हैं, है ना। गांधी जी कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज materiality cannot match the Indian civilization that elevates the moral being। गांधी जी यहाँ पर इस चैप्टर को लिखते हुए, ये आर्टिकल्स को लिखते हुए ये भी बताने की कोशिश किए हैं कि जो पश्चिमी सभ्यता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो कभी भी जो है से भारतीय सभ्यता का बराबरी नहीं कर सकता है। क्योंकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो बढ़ावा देता है भौतिक सुख की ओर बढ़ावा देता है, पर इंडियन सिविलाइजेशन जो है नैतिकता को बढ़ावा देता है। दोनों में काफ़ी, गांधी जी के अकॉर्डिंग, इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, आसमान ज़मीन का दोनों के बीच जो है फ़र्क है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने इंट्रोडक्शन बताया। अब हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि ये 2 से 3 पार्ट में मैं बनाऊंगा वीडियो। तो आज फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए ऐसे 1-1.5 घंटा का क्लास ले लिया जाए तो एक ही वीडियो में हो जाए, लेकिन बच्चे जो ऐसे ऊब जाएंगे, देखेंगे नहीं, है ना। तो हम लोग देखने का काम करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने का काम करेंगे इस चैप्टर के बारे में। आखिर में गांधी जी क्या बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पढ़ते हैं, जानते हैं। कहते हैं, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ evolved is not be beaten in the world। क्या बोलते हैं, आई बिलीव, मैं मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि भारतीय सभ्यता जो है ये हमेशा अग्रसर रही है, विकास पथ पर रहा है, नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, और विश्व में कभी भी झुक नहीं सकता है, कभी भी झुका नहीं है, कभी भी इसको कोई पछाड़ नहीं सकता है इंडियन सिविलाइजेशन का। मुझे ऐसा विश्वास है, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय सभ्यता विश्व की किसी भी सभ्यता से पिछड़ा नहीं है ना, कभी हार नहीं सकता है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। और हमारे जो पूर्वजों ने, एंसेस्टर का मतलब होता है, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, है ना, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है यहाँ इस सभ्यता का बीज बोया गया है। नथिंग कैन इक्वल,
ना कहीं भी किसी भी देश की सभ्यता का इक्वल नहीं हो सकता है, हम बराबरी नहीं कर सकता है जो हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता को बनाया, नियम को बनाया। इतिहास गवाह है कि विश्व के जितनी भी सभ्यता है, सभी सभ्यता एक दिन न एक दिन खत्म हो गया, है ना, टूट गया, बट गया, पर इंडियन सिविलाइजेशन ज्यों का त्यों है, ऐसा मानना है हमारे राइटर गांधी जी का। कहते हैं रोम बेंट, रोम की सभ्यता चला गया, ग्रीक की सभ्यता भी बट गई, है ना, पढ़ने काम करते हैं, द सेम फेट, ग्रीक की सभ्यता भी ऐसा ही हुआ, उसका भी किस्मत इसी तरह से खत्म हो गया। द माइट ऑफ फाराहाउस वाज ब्रोकन, और मिस्र की सभ्यता का जो मिस्र फाराहाउस बोला जाता है, मिस्र के शासक, प्राचीन मिस्र के राजा था, देवता था, उसी को कहा गया, तो वो भी टूट गया, वो भी ब्रोकन हो गया। जापान हैज़ बीन वेस्टर्नलाइज्ड, देखिए ना, जापान जो है वो भी पश्चिमीकरण में रंग गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो भी जो है वो किसी से छुपा नहीं है। आज देखिए कोरोना वायरस जो है किस तरह से वो डेवलप्ड कर दिया, पूरे ऑल वर्ल्ड में फैला दिया, वो स्प्रेडेड कर दिया, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन देखिए भारत आज वही के वही है ना, somehow or other sown at the foundation, the people of Europe learn their lessons. यूरोप के लोग इस सारी बातों को जान चुके हैं, सीख चुके हैं, फ्रॉम राइटिंग ऑफ द मीन ऑफ ग्रीक, है ना, कहाँ के ग्रीक के लोगों से जान चुके हैं, लेखन से देख चुके हैं। रोम बीच एग्जिट नो लॉन्गर, देख चुके हैं कि रोम की सभ्यता भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, फ्रॉमर ग्लोरी, उसकी गरिमा नहीं अधिक दिनों तक रह पाया। इन ट्राइंग टू लर्न, इससे हमें सीखने की कोशिश करना चाहिए, मैंने उन लोगों को, यूरोप के लोगों को, फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेज दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन। आखिर में जो सभ्यता रोम और ग्रीक की सभ्यता जो लुप्त हो गई, ये कहीं ना कहीं यूरोपियनों का ही मिस्टेक था, गलती थी, अच्छा उससे बचने की जरूरत है। सच इज दियर पिटिबल कंडीशन, और यह उसकी दयनीय जो है से खराब जो है से स्थिति माना जा सकता है। तो ये प्रथम लाइन में, प्रथम पॉइंट में ये सब बातें बताएंगे। प्रथम लाइन में क्या बताया गांधी जी ने, कहा कि भारतीय सभ्यता सबसे बड़ा महान अग्रसर सभ्यता है, और विश्व की कोई भी सभ्यता इसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा रोपा है, इतनी मजबूत सिविलाइजेशन चलाया। इतिहास गवाह है कि विश्व की जितनी भी सभ्यता एक दिन सब लुप्त हो गया, है ना, सब, रोम खत्म हो गया, मिस्र खत्म हो गए, जापान भी जो है से वेस्टर्न में रंग चुका, चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन इंडिया आज वही के वही है। अतः यूरोप लोगों को ये सब अभ्यास, ये सब पाठों से सीखना चाहिए, है ना, ऐसी पिटिबल कंडीशन से जानना चाहिए, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकंड लाइन में, क्या कहते हैं, इन द मिडेस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। कहते हैं इस मध्य में, है ना, इंडिया जो है से अभी भी शेष वही स्थिर है, इमूवेबल का मतलब स्थिर होना, अचल, है ना, अभी भी वही है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यह भारत, इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का, भारत के लिए ये ग्लोरी का है, गरिमा की बात है। इट इज द चार्ज अगेंस्ट दैट, ये हमेशा दोषारोपण किया जाता है ना, दोष लगाया जाता है, दोष मढ़ा जाता है, क्या भाई, डैट की इंडिया, है ना, डैट हर पीपल और सोच अनसिविलाइज्ड, यही आरोप लगाया जाता है कि भारत के जो लोग होते हैं ना, अनसिविलाइज्ड होते हैं, असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट का मतलब होता है मूर्ख, स्टोलिड, है ना, अज्ञानी, ये सब होते हैं, ऐसा आरोप लगाया जाता है भारत के लोगों के विषय में। डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है, टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, है ना, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ है तो भारत के लोग मूर्ख हैं, भारत के लोग असभ्य हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी सभ्यता ने सिखाया कि अपनी मर्यादा में रहना चाहिए,
इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। हालांकि ये जो चार्ज लगाया जाता है हमारे मेरिट के ऊपर लगाया जाता है। मेनी ट्रस्ट दियर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुतों ने ऐसा इंडिया के ऊपर जो है सलाह दिया, आरोप लगाया। एंड सी रिमेन्स स्टडी, फिर भी आज भारत जो है से वही स्थिर है ना, शेष है। दिस इज हर ब्यूटी, ये भारत के लिए सुंदरता है। इट इज़ द सीट एंचर ऑफ आवर होप, और यही स्थिरता ही हमारी जो है से आशाओं का सुरक्षा है। हैं ये सेकंड लाइन में हो गए हैं। हम लाइन बाय लाइन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो किताब आराम से खोल करके बातों को सुन सकते हो, समझ सकते हो। ओके, अब आते हैं थर्ड लाइन की ओर। थर्ड पॉइंट समझ रहे होंगे ना। कहता है सिविलाइजेशन इज द मूड ऑफ कंडक्ट हिज पॉइंट्स और टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन जो होते हैं, आखिर में इसका डिफिनीशन क्या होता है, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी सभ्यता चाल चलन को कहते हैं जो आदमी को फर्ज का रास्ता दिखाता है ना। सिविलाइजेशन एक ऐसी मार्ग है जो मनुष्य को सही कर्तव्य की ओर, है ना, अपने कर्तव्य की पथ की ओर पॉइंट आउट करता है, अग्रसर करवाता है, बढ़ाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्व ऑफ मोरलिटी और कन्वर्टिबल टर्म्स, कहते हैं कि कर्तव्य को पूरा करना और नैतिकता पर विचार करना सभ्यता का मूल मंत्र है, ऐसा गांधी जी बोले हैं। और क्या बोलते हैं, टू ऑब्जर्व मोर्टिलिटी टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। और कहते हैं कि ऐसा कर, है ना, इन्हें अपना कर हम अपने दिमाग पर, माइंड्स पर, अपनी भावनाओं पर हम अधिकार कर सकते हैं, हम अपने आप में संयम रख सकते हैं, है ना। तो सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता उस चाल चलन को कहते हैं जो मनुष्य को, आदमी को फर्ज की रास्ता दिखाता है। कर्तव्य को पूरा करना और नैतिकता पर विचार करना ही सभ्यता का क्या है, मूल मंत्र है। इन्हें हमें, है ना, इन्हें अपना कर हम, इस बात को अपना कर हम अपने दिमाग और अपनी भावनाओं पर हम कंट्रोल रख सकते हैं, हम अधिकार कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, कहाँ थे हम लोग, हाँ, ये पैशंस हो गया। टू डूइंग वी नो आवर सेल्फ, और जो है ऐसा ही हम लोग जानते हैं, वैसे इस चीज़ को खुद अपनाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजराती भाषाओं में, है ना, गुजराती भाषाओं में सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, गुड कंडक्ट होता है। गुड कंडक्ट का मतलब होता है अच्छा स्वभाव, गुड नेचर, है ना। तो इस तरह से हम दूसरे से कुछ सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा सिविलाइजेशन जो है मनुष्य को कहाँ, कर्तव्य की पथ की ओर ले जाता है, हम इसे अपनाते हैं, है ना। और हमारी सिविलाइजेशन हम लोगों के लिए कंट्रोल में रखता है हम लोगों को, है। गुजराती भाषा में तो इसे सिविलाइजेशन का अर्थ ही होता है क्या, गुड कंडक्ट, है ना। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा स्वभाव, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं, 3 देखें, 4 पॉइंट में आते हैं। कहते हैं इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर ये ऊपर वाले जो डिफिनेशन दिया गया कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, अगर ये सब बातें बताई गई सही है, एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, जो बहुत से राइटर ने भी बताया है, बोला है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, तो ऐसे हमारी सिविलाइजेशन का महत्व है, अतः दूसरे के चीज सिविलाइजेशन से, दूसरे से सीखने को कोई ज़रूरत नहीं है ना। दिस इज एज इट शुड बी, हमें जो है से अपने खुद अपनाना चाहिए, दूसरे से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 4 पॉइंट में बताया गया कि अगर सिविलाइजेशन का अर्थ सही है कि हमारे सिविलाइजेशन एक ऐसी पथ है जो मनुष्य को कर्तव्य की ओर आगे बढ़ाता है,
है ना, ये जो है से कर्तव्य को पूरा करना, नैतिकता पर विचार करना, है ना, सभ्यता का मूल मंत्र है। और हम इसे अपना करके हम अपने आप पर संयम कर रख सकते हैं। अगर ऐसी, और गुजराती भाषा में गुड कंडक्ट होता है, अगर ऐसी बातें हैं तो हमें दूसरे देश की सभ्यता सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग 5 लाइन में आते हैं। कहते हैं भी नोटिस डैट, हम लोग जानते हैं, नोटिस का मतलब जानना, पहचानना। डैट क्या भाई, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि जो हमारा जो माइंड है बेचैन चिड़ियों की तरह होता है। रेस्टलेस का मतलब बेचैन, है ना। कैसे, तो द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। इसलिए हमारे माइंड बेचैन चिड़िया की तरह होते हैं, महात्मा गांधी बोलते हैं, क्योंकि इस माइंड को जितना अधिक दोगे मिलता है उतना ही अधिक ये चाहता है, फिर भी स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी ये संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट ही रहता है ना। प्रश्न भी आते हैं इससे कि गांधी जी क्यों जो ऐसे कहे हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। तो माइंड इज रेस्टलेस बर्ड इसलिए बोले कि माइंड जो होते हैं, हमारा मस्तिष्क जो होता है बेचैन चिड़िया की तरह होता है, क्योंकि इस मस्तिष्क क्या करता है, सुख खोजता है, और इस जितना अधिक सुख दोगे उतना ही अधिक सुख चाहता है कि और अधिक मिले, फिर भी संतुष्टि कभी मिलता नहीं है। इसीलिए गांधी जी ने बोला कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बेचैन चिड़िया की तरह है। फिर क्या बोलते हैं, द मोर वी इंडल्यूज इन आवर पैशंस द मोर अनव्रिटेड दे बिकेम। क्या कहते हैं कि जितना अधिक हम आवेग में पड़ते हैं, है ना, द मोर वी इंडल्यूज, माने आवेग का मतलब जितना अधिक चाहना, इच्छुक होना, है ना, उतना ही हम बेकाबू हो जाते हैं। मतलब जितना अधिक हमें मिलेगा ना उतना ही अधिक हम चाहेंगे, अनकंट्रोल हो जाएंगे। सो आवर एंसेस्टर्स, इस, है ना, आवर एंसेस्टर हमारे पूर्वज, देयरफॉर सेट लिमिट टू आवर इंडिल्यूजन्स। इसीलिए हमारे पूर्वज ने क्या किया है कि सीमित जो है से आवश्यकता रखा हमारे लिए। वे हमारे पूर्वज देखे, जानते थे डेट की हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, कि जो सुख है ना, सुख ये बहुत बड़ा मस्तिष्क स्थिति है। मतलब ये सुख हमारे पूर्वज जानते थे कि जितना अधिक इस मस्तिष्क को सुख दोगे उतना ही अधिक चाहेगा, पर कभी संतुष्ट नहीं होगा, है ना। अब हम लोग आते हैं स्कीमा 6 लाइन की ओर। कौन लाइन, 6 पंक्ति की ओर। क्या कहा जा रहा है 6 में, कहते हैं मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। गांधी जी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि एक आदमी जो खुशी है, सुखी संपन्न है, तो वो खुश में ही उसका लाइफ हो। अगर कोई आदमी रिच है तो इसका मतलब नहीं कि वो खुशी है, और अनहैप्पी बिकेम ही इज पुअर, और वो गरीब है, वो दुखी है इसलिए क्योंकि वो गरीब है, ऐसी बात नहीं है। मतलब गांधी जी क्या बोलते हैं कि कोई अमीर है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो हमेशा खुश ही है, और कोई आदमी गरीब है तो ऐसा नहीं कि वो दुखी ही है। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। अक्सर देखा गया है कि अमीर व्यक्ति ही दुखी होते, चिंता होता है तरह तरह के, है ना। अमीर व्यक्ति जो होते हैं, धनी जो होते हैं, वो उसके पास लॉट ऑफ टेंशन होते हैं दिमाग में, हैं। द पुअर टू बी हैप्पी। अब देखा गया कि गरीब ही खुश है। सच में गरीब लोग होते हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को म्याज से खाते पीते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अमीर लोग, है ना, ये देखना है किसको बकाया देना है, किसको क्या करना है, मतलब लॉट ऑफ टेंशन। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि जो अमीर है इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा खुश ही रहता है, और जो गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है तो दुखी है, ऐसा बात नहीं। अक्सर देखा गया है कि अमीर ही दुखी होते हैं और गरीब लोग खुश में रहते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, है ना, बहुत सी संख्या में हमेशा जो है देखते गरीब होते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर्स। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारे पूर्वज जो है से ये सब
लग्जरीज, आनंद भरी जीवन से, सुखमय भरी जीवन से दूर रहा, क्योंकि जितना अधिक सुख मिलेगा हम उतना ही अधिक सुख खोजेंगे। We have managed with the same kind of laws as existed thousands of years ago. हम लोग क्या है, आज भी जो ऐसे वही कार्य कर रहे हैं, वही हल चला रहे हैं। प्लॉज माने हल होता है, मैनेज माने प्रबंध करना, उसी रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो हजारों, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हजारों वर्ष पहले हमारे पूर्वज इस तरह रहते थे। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड्स ऑफ कॉटेज, आज हम लोग उसी प्रकार के झोपड़ी में रहने का काम करते हैं। That we had in former times and our individuals education remains the same as before. और हम लोग आज भी जो शिक्षा लेते हैं वो शिक्षा वही कहाँ, गुरु के पाठशाला में, है ना। गुरु बच्चे आते हैं गुरु के पास पढ़ने के लिए। हाँ, ये सही है कि आज के समय में कुछ चेंजिंग है, तो वो गांधी जी को कहिए आप, जो बताया जा रहा है हम उस चीज़ को बता रहा हूँ, है ना। आज तो ऐसे भी होते हैं कि गुरु ही बच्चों के घर चले जाते हैं पढ़ाने। हमारी ये संस्कार नहीं है, हमारी संस्कार है कि बच्चे जाएंगे किनके पास, गुरु के पास पढ़ने। We have had no system of life coding competition. कहते हैं कि इससे क्या है, हमारा जीवन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे अगर हम नए वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरह अपनाते तो धीरे धीरे जीवन हमारा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लाइफ कोडिंग का मतलब होता है, लाइफ कोडिंग कंपटीशन का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म होना। हाँ, ईच फ्लोड एज हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, है ना। हम लोग जो है इसे क्या करते हैं, हमारे पूर्वज जो है वही अपना पेशा में, वही व्यापार, वही रूप में, रेगुलर रूप में रहा शुरू से। इट वॉज नॉट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन। अब ऐसा बात नहीं कि हमारे पूर्वज मशीनों का खोज करना नहीं जानते थे, जानते थे, बट लेकिन आवर फोरफादर मैंने भी होता है पूर्वज, लेकिन हमारे फोरफादर जो हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, डैट ये भी जानते थे, इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम इन चीज़ों को खोज करते हैं, वी वुड बिकेम स्लेव्स एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, इन मशीनों का, इन चीज़ों का गुलाम बन जाएंगे। हमारी लॉस आवर मोरल फाइबर, हमारी नैतिकता जो है लॉस हो जाएगा, है ना, घट जाएगी। इसीलिए हमारे पूर्वज ये सब जानते थे, इसीलिए मशीनों को खोज करना जानते थे, फिर भी वो खोज नहीं किया, क्योंकि हम मशीनों का गुलाम हो जाएंगे। आज हम लोग सब गुलाम हैं मशीन का। देखते हो, एक आधा घंटा हम लोग जो है से मोबाइल से, लैपटॉप से दूर नहीं हो पाते हैं। अगर कहीं जाना भी है, आधा किलोमीटर भी जाना है, तुरंत बाइक और साइकिल निकालते हैं, है ना। पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग मशीन का गुलाम हैं। ऐसा गांधी जी बोलते हैं। हमारी इससे नैतिकता खत्म हो सकती थी। हमारे पूर्वज इस चीज़ को जानते थे, इसीलिए मशीनों को खोज करने का ज्ञान रहते हुए भी वो खोज नहीं किए। They therefore after due deliberation decide that we should only do what could with our hands and feet. वो लोग ये भी मतलब ये उन लोग जो ऐसे ये खुद ये निर्णय किए, उन लोग खुद ये जानते थे क्या भाई, कि हम लोग को केवल क्या करने की जरूरत है, अपने हाथ और पैर ही सबसे बड़ा औजार है। और वे लोग जानते थे डेट आवर रियल हैप्पीनेस, जो हमारा जो वास्तविक खुशी है, एंड हेल्थ, जो हमारा स्वास्थ्य है, कंसीडर्ड इन ए प्रॉपर यूज्ड आवर हैंड्स एंड फीट, हमारी वास्तविक खुशी है, हम स्वस्थ और कैसे रह सकते हैं, जब हम अपने हाथों और अपने पैरों से ही काम करेंगे प्रॉपर रूप से, तो ही हम खुश रह सकते हैं, तो ही हम आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये 6 लाइन में, एक लाइन का हमने बताया 6 पॉइंट में। आप लोग देखेंगे वीडियो, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त। नए जो भी आएंगे वो सब्सक्राइब अवश्य करना, बेल का जो आएगा वो प्रेस जरूर करिएगा। फिर आते हैं हम लोग 7 में। The father reasoned that large cities were a snare and useless encumbrance and that people would not be happy in them. They would be gang of thieves. मैं बताता हूँ कि हमारे पूर्वज इस चीज़ को जानते थे, भली बात ही जानते थे कि जो शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर, वहाँ जाल होता है, वहाँ क्या होता है, जाल होता है, वहाँ बोझ होता है। और लोग जो है से शहरों में रहने वाले लोग खुश नहीं रह सकते हैं,
है ना, वो कई झंझट उनका जीवन होता है, जंजाल से भरा रहता है। स्नेयर माने जंजाल, और इनकम्बरेंस का मतलब होता है बोझ, दबाव, है ना। शहरों में लोग जो होते हैं उनका जीवन कभी खुश नहीं रह सकता, वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, है ना। क्योंकि शहर में लोग जाल भरा रहता है ना। वहाँ यूजलेस होते हैं, वहाँ बोझ से दबे रहते हैं लोग, और क्या रहते हैं, डाइट वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, शहरों में ही तो चोरों का गैंग होता है, समूह होता है ना। एंड और क्या होते हैं देखते हैं हम लोग, हाँ रॉबर्स होते हैं, शहर में क्या होते हैं, रॉबर्स होते हैं। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्याओं का अड्डा होता है। वाइस फ्लोरिंग मैंने पाप वहाँ बढ़ता रहता है, कहाँ, शहरों में। हमारे पूर्वज ये जानते थे इस चीज़ को। इन देम एंड द पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और शहरों में जो गरीब लोग होते हैं वो अमीरों के द्वारा शोषण होता है, लूटा जाता है। देखा आप लोग लॉकडाउन में ना किस तरह से मजदूर लोगों पर शोषण हुआ, बेचारे लोग जो ऐसे मजबूरी में वहाँ शहर से छोड़ना पड़ा, पैदल आना पड़ा, लोग जो ऐसे भूखे रहना पड़ा, बहुत से लोग तो भूखे मर भी गए। सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है, सरकार का केवल राजनीति करना है, वोट लेना है, यही सरकार का सोच है बस। गरीब क्या हो रहा है, क्या कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा इस पर कोई विचार नहीं, कोई मंथन नहीं। थोड़ा मोड़ा कर दिया बस, दो चार गो के लाभ मिल गया बस, इतना ही में नेता क्या हमने ये करा वो किया। चलिए भाई, बात की बात हम लोग पॉइंट पर रहते हैं। तो शहरों में अक्सर चोर, डाकू, गुंडे, बेश्या, है ना, पाप का बढ़ावा मिलता है, और गरीब लोग जो होते हैं क्या होते हैं, लूटे जाते हैं, शोषण होते हैं, किसके द्वारा, बाय रिच मैन, अमीर धनी व्यक्तियों के द्वारा। दे वेयर देयरफॉर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, इसीलिए हमारे पूर्वज जो है से छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे गांव में ही रहना संतुष्ट समझा, है ना, अच्छा समझा। अब हम लोग 8 लाइन की ओर चलते हैं। कैमा 8, they saw that kings and their swords were inferior to the sword of ethics। कभी कभी कहते, राइटर कहते हैं कि हमारे पूर्वज इस चीज़ को जानते थे। किस चीज़ को जानते थे, तो जानते थे कि जो क्या बोलते हैं, राजा का जो तलवार होता है ना, स्वार्ड्स का मतलब तलवार होते हैं, राजा का जो तलवार होता है ना, वो भौतिक तलवार से भूथरा होता है। एथिक्स में होता है नैतिकता, तर्क शास्त्र, है ना, से भूथरा होता है, कमजोर होता है। एंड दे देयरफॉर हेल्ड द स्वेगेरेजेंस ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषि एंड फकीर्स। और गांधी जी क्या कहते हैं, हमारे पूर्वज इस चीज को जानते थे कि राजा जो है फकीर और ऋषि से भी छोटा होता है ना। ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, अतः हमें क्या करने का, इनसे सीख ले सकते हैं। ए फिल्टर टू टीच अदर्स देन, इनसे हमें सीखना चाहिए, फ्रॉम अदर्स, है ना। द नेशंस, द नोशंस, कोर्ट्स, लॉवर्स, डॉक्टर, शहरों में क्या होते हैं, एक रहते हैं, कोर्ट्स रहता है, कचहरी रहता है, वकील रहता है, डॉक्टर रहते हैं, बट दे वेयर ऑल विद इन बॉन्ड्स। वो लोग क्या होते हैं, उन लोगों का जीवन बंधे रहता है। एवरीबडी नी, हर कोई जानता है डैट देयर प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि उन लोगों का जो धंधा होता है ना, काम होता है ना, वो सुपीरियर जो है नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है ना। मोर इवर देश वकील्स एंड बैड्स डिड नॉट रॉब पीपल, हालांकि जो वकील होते हैं, वैद्य होते हैं, लोगों को लूटते तो नहीं है। दे वेयर कंसिडर्ड पीपल्स डिपेंड्स, लेकिन उन लोगों का जीवन जो है लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, नोट दियर मास्टर्स, उन लोग मालिक नहीं होते हैं वैद्य। अब डॉक्टर है, वकील है, लोग जाएगा तब तो उसका पैसा चलेगा, है ना। हम लोग गांव में रहते हैं, कृषि कार्य करते हैं, किसी पर कोई डिपेंड नहीं। जस्टिस वाज ट्रुली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वाज अवेड कोर्ट्स, हमारी जो माना करता है, हमारी जो गांव के लोग, हमारे पूर्वजों ने हमारे कोर्ट की ओर नहीं जाने को कहा खुद हम लोग फैसला कर सकते हैं। नॉट वेयर टू लूर पीपल इनटू देम, मतलब
कहते हैं कि वकील और वैद्य लोगों को लूटते नहीं हो पर लोगों पर निर्भर रहते हैं, है ना। और मैं बताता हूँ कि वहाँ शहरों में दलाल होते हैं, दलाल, है ना, क्या होते हैं, दलाली करते रहते हैं, लालची लोग होते हैं। द इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स। हालांकि इसमें सबसे बड़ी नोटिस करने की ये जरूरत है का भाई कि बुराई धन में होता है ना। क्या किस में होता है बुराई? धन में। इविल माने धन, बुराई, है ना। और कैपिटल माने पूंजी, धन दौलत। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फ्लोड दियर एग्रीकल्चर। जो आम लोग जो होते हैं ना वो खुद पर डिपेंड होते हैं, कृषि करते रहते हैं। आम लोगों का जीवन क्या कृषि पर। आज भारत में कृषि प्रधान देश है, यहाँ के भारत में लोग किसान सबसे ज़्यादा रहते हैं एंड दे इंजॉय ट्रू होम रूल। और जो गाँव में अपना जीवन व्यतीत करते हैं पूर्वजों की तरह, वो कहीं ना कहीं अपना होम रूल, अपनी वास्तविक घर में जो है से इंजॉय करते हैं, रहने का काम करते हैं। तो हम लोग ये 8 पॉइंट देखें। आप लोग बीच में प्रश्न भी रहेंगे, आप लोग आराम से बना सकते हो। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का 8 है ना पॉइंट तक बताने का काम किया। अब हम लोग अगले क्लास में 9 से चलेंगे, मतलब अगले वीडियो में। तो आप लोग जो है से देखें, पढ़ें और वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जो भी नए नए जुड़ते हो वो सभी बच्चे, ओके ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों को प्यार।